आज ये उफान क्यों आया है और धीरेन्द्र शास्त्री पैदा कहाँ से हुए? धीरेन्द्र शास्त्री से उम्र में ज्यादा हम लोगों के बेटे और बेटियां हैं। सरकारी गुंडे थे और जो सरकारी गुंडे नहीं चाहते, उनकी विफलताओं पे, उनकी शरारतों पे, उनके हमें गाली देने के विशेषाधिकार पे कोई प्रश्न लगा। एक जाति, वर्ग, समुदाय या व्यक्ति विशेष की, महिला की बात नहीं हो रही, इसमें सारी महिला समाज की बात हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने वाले को, सर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सिख समुदाय के कार्यकर्ता सपा के दफ्तर पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया। मौके पर जमकर बवाल भी हुआ। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, क्या कुछ हुआ था? किस बात को लेकर के इतना विरोध हो रहा है? देखिए, अभी आपने चूंकि जो अपने उद्बोधन में किया, प्रबोधन में कहा है, वो आपने ये कहा कि कुछ सिख समाज के लोग सपा कार्यालय के सामने आए और कुछ विवाद शुरू हुआ। तो यहाँ ये बताया गया कि उन्होंने ये कहा कि रामचरितमानस देने आए थे। विचित्र नहीं लगता आपको कि अगर सिख समुदाय के लोग हैं तो गुरु ग्रंथ देने आते, रामचरितमानस देने क्यों आए भाई? तो इसका मतलब ये लगता है कि वो प्रायोजित लोग थे, सरकारी गुंडे थे, और जो सरकारी गुंडे नहीं चाहते, उनकी विफलताओं पे, उनकी शरारतों पे, उनके हमें गाली देने के विशेषाधिकार पे कोई प्रश्न लगा सके। रामचरितमानस पे कोई आज नया प्रश्न नहीं उठ रहा, बहुत पुराना उठा है। 1982 में ही किताब लिखी गई थी, हिंदू धर्म के पथभ्रष्ट तुलसीदास, और ये हम लोगों ने नहीं लिखा था। बहुत सारे ब्राह्मणों ने ही, जो साहित्यिक तौर पे, बहुत बौद्धिक तौर पे बहुत मजबूत थे, उन्होंने लगा कि जो चीजें लिखी जा रही उससे विभेद पैदा हो सकता है, तो उन्होंने तमाम प्रश्न उठाए हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि आज कोई नई परिपाटी, नया नरेशन लाया गया, जो ये कहा गया कि हिंदू धर्म खतरे में। भाई, हम अंग्रेजों के शासन में रहे, कभी खतरे में नहीं रहा। मुगलों ने शासन किया, कभी खतरे में नहीं रहा। हूण ने शासन किया, कोई खतरे में नहीं रहा। कुषाण ने शासन किया, कभी नहीं खतरे में रहा। तो इस समय स्थिति ये है कि जो शूद्र बनाया गया है, जिनको, उनको प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश हो रही है, विखंडित करने की पूरी कोशिश हो रही है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार दिया गया है, उसको वायलेट करने की कोशिश हो रही है। और जहाँ तक तुलसीदास का प्रकरण है, तुलसीदास को हम एक कवि मानते हैं, और एक ऐसा कवि मानते हैं जो बौद्धिक तौर पे, साहित्यिक तौर पे बहुत संपन्न नहीं था। अगर साहित्यिक तौर पे वो संपन्न होते तो इतनी गलत चीज़ें, इतना जो संकलन उन्होंने किया, इतनी गलत संकलन किए, वो ठीक ना होता। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ख़त्म करना हो तो तलवार से मार दीजिए, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तलवार से मारिए, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के बारे में कलम चला दीजिए तो सदियाँ कहते हैं ना। सर, टिप्पणी कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। अभी प्रयागराज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, उनका ये कहना है कि वो कैंसर जैसी बीमारी है, और तमाम ऐसे जो आरोप हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाए जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति विशेष का ये विरोध हो रहा है, कुछ पंक्तियों से आपत्ति है, या एक पार्टी विशेष से आपत्ति है, या फिर पूरे ग्रंथ से ही आपत्ति है? देखिए, ये कौन आए कौन नहीं आए, उनके जो व्याख्यान रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या हिंदी के वो प्रकांड विद्वान रहे, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो हिंदी के वो हस्ताक्षर हैं, जो व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे लोग, जिनको आपने स्वामी बता दिया, जिनके लिए संत शब्द आप एक तरह से प्रयोग किया गया, ऐसे लोगों में अगर ये उग्रता है तो सोचने पे मजबूर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उदंड लोगों ने ही इस तरह का रूप धारण कर लिया है और वही समाज का तहस नहस कर रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। महिलाओं की उपेक्षा करने की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगी? जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जो ग्रंथ में चंद पंक्तियां हैं, उनको लेकर के जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, उस पर आप लोग किस तरीके से देखते हैं?
मैं एक राजनीति पार्टी के लिए बोलना चाहूँगी कि ये लोग स्त्री के सम्मान के नाम पे आए, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके कार्यकर्ताओं ने बहन जी को गाली दी। हालांकि मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं एकता चाहती हूँ, सबको समानता का दर्जा चाहती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि इसमें सूत्रों का अपमान किया गया है, महिलाओं की अवहेलना की गई है, उन पर टिप्पणियां की गई हैं, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि जो भी इन लोगों ने बोला है, जो भी जानकारी दी है, जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी पेपर की सुर्खियां हैं और भी कई बातें हैं, तो पूरे महिला समाज की तरफ से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इसमें महिलाओं को उपेक्षित किया जा रहा है। और महिला जाति की बात अगर की जाए तो किसी एक जाति, वर्ग, समुदाय या व्यक्ति विशेष की महिला की बात नहीं हो रही, इसमें सारी महिला समाज की बात हो रही। हम उस आधी आबादी की बात कर रहे हैं जिसे प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा उपेक्षित रखा गया। हर दौर में, हर युग में उसको हाशिए पर रखा गया। तो ये सोचने वाली बात है। यदि आपकी हम 21वीं सदी में, कहने के लिए हम लोग 21वीं सदी में हैं, भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, सोचने वाली बात है। हम लोग सिर्फ मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किताबों में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक तौर पर यथार्थ में, और हम लोग महिलाओं की कभी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सामाजिक तौर पर ऐसा लगे कि हाँ उसे जो है सम्मान मिल रहा है। एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, वो सारे फर्ज और सारी चीज़ें निभा रही है। आपका कहना है कि अवहेलना की जा रही है महिलाओं की। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में धर्म वर्सेस जाति की राजनीति का नया आगाज हुआ है, या फिर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अभी आपने जो है कि पहले कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है कि इलाहाबाद में कुछ ऐसी बातें कहे हैं। आज ये उफान क्यों आया है और धीरेन्द्र शास्त्री पैदा कहाँ से हुए? धीरेन्द्र शास्त्री से उम्र में ज़्यादा हम लोगों के बेटे और बेटियां हैं, उनसे कहीं काबिल हैं, लेकिन वह एक जाति विशेष के हैं। उनको एक जो है अलग ढंग से प्रशासनिक और शासन के तौर पर उनको जो है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही थी, उस मुद्दे पर जो है कि जितनी विरोध में याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें खारिज कर दिया गया। तो कहीं ऐसा लगा केंद्र सरकार को कि कहीं अन्य राज्यों से भी ओबीसी, एससी, एसटी की तरफ से, धार्मिक अल्पसंख्यक की तरफ से जातिवाद जनगणना की मांग न हो, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का प्रकरण लाया गया। अभी अब देख लीजिए कि ये लोग जो संत और महात्मा, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और जगत गुरु अपने को कर रहे हैं, जैसा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जब उनका बयान आया तो अयोध्या के एक संत ने कहा कि जो चंद्रशेखर की जीवा काट के लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। परमहंस दास उस ढोंगी संत का नाम है। और दूसरे संत ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने वाले को, सर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिसका नाम जो है कि राजू दास है। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि इस बात को नजरअंदाज कर रही है। जो यह संत की खोल ओढ़ करके जो मठों में, मंदिरों में बैठे हुए हैं, यह बहुत बड़े जरायम पेशी है, आतंकवादी हैं और समाज को जो है कि गुमराह करने का, समाज को जो है कि दिशा विहीन करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह मांग करता हूं कि रामचरितमानस की जो कुछ चौपाइयां जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, उन्हें विलोपित कराने के साथ साथ मैं मांग करता हूं कि राजू दास हो, परमहंस दास हो, इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इनका स्थान जो है कि जेल में होना चाहिए। रामचरितमानस के कुछ पन्नों को कुछ ओबीसी की लोगों ने जला दिया, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य उस स्तर पर थे नहीं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और आज अखबारों में पढ़ा हूं कि ग्वालियर में भी जो है कि हिंदू महासभा और ब्राह्मण महासभा के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया है और 5 हमारे बच्चों को जेल में जो है रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने के आरोप में जेल में बंद किया गया है। और जो खूनी जो है कि ऐलाने जंग कर रहा है, जीभ काटने का, सर करने का फतवा जारी करा, अगर यह बात कोई ओबीसी का व्यक्ति, कोई एससी एसटी का व्यक्ति, कोई मुसलमान अगर कहा होता तो आज उसके घर पर बुलडोजर चला होता, आज वह जेल में बंद होता। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिसकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, असल मुद्दों से
ओबीसी एससी माइनॉरिटी का ध्यान हटाने के लिए या धार्मिक मुद्दों को तूल देने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसे अब शुद्ध समाज जिसकी आबादी 85% है और संपूर्ण नारी जाति को जहां लांछित किया गया है, अपमानित किया गया है, 97% जनता के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं, वो अचानक से कैसे उन्होंने रामचरितमानस पर ऐसे वक्तव्य अपने दिए और उसके बाद जिस तरीके का विवाद देखा जा रहा है, आखिर यह कहां पर जाकर रुकेगा? और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामचरितमानस पर जो चंद पंक्तियां उनको हटाए जाने के साथ में क्या जातिगत जनगणना कराने की भी मांग को लेकर के सरकार के स्तर तक अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे? देखिए, असल मुद्दा हम लोगों का, मैं शुरू से ही, मैं तो 2010 से जो है कि मैं यह मांग करता रहा कि जब एससी एसटी की जातिवार जनगणना होती है, एससी एसटी को कार्यपालिका और विधायिका में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, तो ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में जो है यूपीए 2 की सरकार ने हम जैसे लोगों की मांग को, ओबीसी संगठनों की मांग को ध्यान में रख करके जो 2011 का सेंसस हुआ था, वह सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार पर हुआ था। लेकिन 15 जून 2016 को जो प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं, अपने को तेली जाति का कहने से अघाते नहीं हैं, वह प्रधानमंत्री जब जनगणना के आंकड़े सामने लाते हैं तो एससी एसटी की जनगणना बता दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर के साथ साथ ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। तो ओबीसी की जनगणना के आंकड़े छिपाए क्यों कहे गए? यह देश के प्रधानमंत्री जी अगर वास्तव में यह पिछड़ी जाति के हैं तो सेंसस 2021 के आधार पर ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इन्हें कार्यपालिका में, विधायिका में के साथ साथ न्यायपालिका में, और जो आरक्षण को कुंद करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए जो यह निजीकरण किया जा रहा है अडानी और अंबानी के नाम पर, या निजी क्षेत्रों में भी हमें आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। एक सबसे गंभीर मैं विषय बता दूं कि ये जो सारा मामला जो है बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से या रामचरितमानस के ऊपर डिबेट कराई जा रही है। अडानी ने जो है रातों रात 60% देश की संपत्ति को उसको खत्म कर डाला है। देश जो है आर्थिक तंगी की स्थिति में आने वाला है। यह अडानी के घोटाला को छिपाने का एक बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस के लोगों का बहुत बड़ा यह षड्यंत्र है। और अडानी की जो के नाम से जो सारी देश की संवैधानिक संस्थाओं को, सारे कल कारखानों को, उपक्रमों को जो निजी हाथों में दिया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी देश को कंगाल करने के तरफ आगे बढ़ रही है। और हम लोगों का मुद्दा यह ओबीसी एससी एसटी का तो है, अगर नौकरियां नहीं रहेगी तो ब्राह्मण का बेटा हो, छत्री का बेटा हो, भूमिहार का हो, वैश्य का हो, कायस्थ का हो, आप देख रहे हैं कि हमारे बेटे चाहे ओबीसी एससी के हो, चाहे जनरल कास्ट के हो, डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेकर के वह दर की ठोकर खा रहे हैं, रोजगार की तलाश में है। लेकिन 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की, नौकरी देने का ऐलान करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने 9 साल में केवल 71,000 नौकरियां दिए हैं। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा? तो यह हम लोगों का जो संघर्ष है जवान के, किसान के, छात्र के हित को ध्यान में रख करके है। और जिस वर्ग हम शूद्र, हम वर्ण में हम लोग हैं, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लोग इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। निश्चित तौर पर ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि वह चंद पंक्तियों को हटाए जाने के साथ में जातिगत जनगणना की भी मांग करेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें समाजवादी पार्टी के कार्यालय की दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लिखा गया है कि ताड़ना सहन नहीं अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा, शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। ये ऐसे तमाम पोस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरा समाजवादी पार्टी कार्यालय इन दिनों ऐसे ही पोस्टरों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। सामने एक और पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ऐसा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक ओबीसी बैकवर्ड को लेकर के जो राजनीति थी उसकी एक नई धारा अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब धर्म वर्सेस जाति की राजनीति का आगाज हुआ है। फिलहाल यह विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर कायम है और नए नए बयान देते जा रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कहा है कि किसी धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जो भी बातें हैं
उन पर विचार करने की जरूरत है। तो ऐसी तमाम चीजें कही जा रही हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर कायम है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की चुप्पी है उससे साफ हो जाता है कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। जय कृष्णा, PTC यूपी, लखनऊ।